Good morning, students. So we will continue with the same chapter, chapter number 5, that is a fundamental unit of life, cell. So let's begin once again. बिफोर दिस टॉपिक ऑस्मोसिस, हमने अभी आपको जितना भी मैंने पहले बताया उसमें आपको डिस्कवरी ऑफ सेल बताया. देन आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट कि टाइप्स ऑफ सेल जैसे कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सेल्स, उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स बताए, एंड देन वी केम टू द सेल ऑर्गेनल. जब हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाना शुरू किया मैंने आपको, तो मैंने सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, और ये इसके थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ऐसे लिक्विड पार्टिकल्स या गैसेस, लिक्विड पार्टिकल्स बेसिकली, और द गैसेस पार्टिकल्स दे कैन कम इनसाइड द सेल. जैसे कि जो सेल है उसके अंदर गैस का जो एक्सचेंज होता है वो भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाएगा, या फिर अगर कोई लिक्विड कंटेंट है, कुछ ऐसा फ्लूइड है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेल, दैट ऑल्सो कैन बी डन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द. और ये करने के लिए दो प्रोसेसेस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और वो होता है ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन. दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई चीज़ अंदर आना या कोई भी चीज़ बाहर जाने के लिए वो सिर्फ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन नाम का दो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू ये हो सकता है. सो ऑस्मोसिस क्या है बेसिकली? ऑस्मोसिस के अंदर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर सकते हैं. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. अब ये ऑस्मोसिस बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, हमने इनको तीन टाइप्स में डिवाइड करा है, दैट इज़ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. सबसे पहले आपको ये तीनों आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इनके अंदर ऐसा होता क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो सबसे पहला टाइप है मेरा हाइपोटोनिक, ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप पहले घर पे भी कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड आई हैव डन इन द क्लास ऑल्सो, एंड यू विल डू दैट एट होम. प्लीज़ ट्राई इट. आप इसमें आप कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप कोई रेज़न ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं. आप उसको बस सिर्फ पानी के अंदर आप डिप करके रख दीजिए, मतलब पानी ज़्यादा ले लीजिए. तो लेट्स से कि रेज़न मेरा क्या है, मीडियम है. रेज़न हमारा सेल है, और जो मीडियम मेरा है वो है वाटर. और यहाँ पर जो मेरा मीडियम वाटर है वो ज़्यादा हमने लेना है. और रेजन्स के अंदर आपको पता है कि अभी रेजन्स जो हमारी एक नॉर्मल स्टेज पे, दे आर नॉट दैट स्वेल्ड अप, वो नॉर्मल उस पर रहती हैं. आप बस रेजन्स को लीजिए और पानी में डाल दीजिए. अब क्या होता है, क्योंकि रेजिन एक सेल का काम कर रही है तो बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है, और सारा जो वाटर है वो अंदर की तरफ एंटर हो जाएगा, एंड द रेजन्स विल गेट स्वेल अप. ये सारी की सारी रेजन्स आपकी स्वेल हो जाती हैं. तो जब ये रेजन्स आपकी स्वेल हो जाएंगी तो इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. ये हाइपोटोनिक है. अगर सेल के सराउंडिंग में मीडियम हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मतलब रेजन से ज़्यादा पानी बाहर है, तो ऑब्वियसली पानी का मूवमेंट कैसे होगा, फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स अ lower concentration through the semi-permeable membrane. So this is the osmosis. Now next is a hypertonic solution. अब hypertonic इसके just opposite आपने करना है. अब जो आपके पास रेजन्स आपने ली हैं जो ऑलरेडी स्वेल हो गई है, आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा था जो ऑलरेडी स्वेल हो गई है, आप इन रेजन्स को लीजिए और आप इन्हें खूब सारे नमक के पानी में डिप कर दीजिए. थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इन रेजन्स में से पानी निकलने लग जाएगा, और ये रेजन्स आपकी बहुत, अगेन इट विल गेट श्रिंक, ये श्रिंक हो जाती हैं, और ये इस तरीके से दिखती हैं जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है हाइपरटोनिक का. इनमें से सारा पानी बाहर निकल जाएगा. ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि रेजन के अंदर पानी ज़्यादा था. अब मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर.
आपने अब मीडियम क्या लिया, नमक का पानी लिया, और उसमें नमक ज़्यादा था और पानी कम था। लेट्स से कि आपने 1 स्पून पूरा नमक लिया है और जिसमें आप 2 या 3, आप ये कह सकते हैं 2 या 3 स्पून्स वाटर आप डाल दो। तो रेजिन के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है क्योंकि रेजिन स्वेल हो गई हैं। अब फूली हुई रेजिन है आपके पास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर आप उसको नमक के पानी में डालते तो उसमें से सारा जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा और आपकी जो रेजिन्स है वो दोबारा से श्रिंक हो जाएंगी। सो दिस इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो होता है जब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो पानी का। तो ना तो पानी अंदर एब्जर्व होता है, ना ही पानी बाहर एग्जिट होता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, जैसे जब आपका रेजिन स्वेल हो गया था या हो गया है, आप उसको उसी में रहने दीजिए। आप देखते हैं तो थोड़ी देर तक तो रेजिन जब इनिशियल स्टेज में पानी एब्जर्व करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी एब्जर्व करना बंद कर देती है क्योंकि अंदर और बाहर दोनों ही तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया है। सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू विद अ पोटैटो ऑल्सो, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जितना भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है, अगर आपने इसमें कोई भी बॉइल्ड पोटैटो में अगर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने पहले जो नॉर्मल पोटैटो था, रॉ पोटैटो लिया और रॉ पोटैटो को आपने पील किया और उसको पानी के अंदर डिबोया, तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। ऐसा होगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर बॉइल्ड पोटैटो ले लिया और आप सोचते हैं कि ऐसा होगा दोबारा से कि वो बॉइल्ड पोटैटो भी पानी एब्जर्व करेगा, तो नहीं, ये नहीं होता। रीज़न वाई, क्योंकि जब आपने उस पोटैटो को बॉईल कर दिया तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डेड आ गई, वो डेड हो गई। तो जब वो लिविंग नहीं है तो वो पानी एब्जर्व नहीं करेगी। जब तक वो लिविंग थी तब तक वो पानी एब्जर्व कर रही थी, तब तक वो ऑस्मोसिस शो कर रही थी। But the once it is dead, it will not show the process osmosis. So you can try this at home. So now let's continue with the next topic. So this is here I have written about the difference between the osmosis as well as the diffusion. यहाँ पर जो डिफ्यूजन है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोथ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर। यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। डिफ्यूजन लिक्विड और गैस दोनों में होता है। अगर सेल के मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया कि सेल को ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी है, तो भी वो डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो उसके थ्रू होता रहेगा। लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस है वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही या फिर लिक्विड के ही अंदर होता है, उसी के थ्रू होता है। और ऑस्मोसिस हमारा थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू द डिफ्यूजन. So now let's move to the next cell organelle, and this is the cell wall. This is again one very important structure. लेकिन ये जो सेल वॉल है ये कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाएगी तो किस में मिलेगी ये आपको, दिस विल बी फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। कुछ बैक्टीरियाज में भी ये पाई जाती है जिसमें ये चिटिन की बनी हुई होती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। जैसे कि मैंने बताया कि हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग है और उस कवरिंग का नाम होता है सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये प्लांट को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उसको रिजिड रखती है। और दिस इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोस की। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोस, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये आपके सेल का शेप बनाए रखती है, डेसिकेशन या ड्राइनेस से उसको बचाती है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द cell wall. So this is all for today. We'll continue this chapter in the next class. Thank you, students.